नमस्ते मित्रों, श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामिक प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 15 जिसका नाम है दाज्यू और लेखक है शेखर जोशी और साहित्य प्रकार है कहानी। बच्चों, आज हम दाज्यू कहानी का जो बाकी भाग है उनके बारे में देखेंगे। बच्चों, इकाई 15 है दाज्यू जिसका लेखक है शेखर जोशी। बच्चों, इस कहानी छोटे से बालक की एक बहुत अच्छी कहानी है। तो बच्चों, प्रथम वीडियो में इस कहानी का एक भाग हमने समझ लिया था 65 नंबर के पेज पर कि 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में एक बॉय का काम करता है और वहाँ पर जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफे में आते हैं और जगदीश बाबू उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित हो जाता है और लड़का यानी कि मदन उन्हें देखकर जगदीश बाबू को देखकर मुस्कुराता है, खुश हो जाता है और लड़का उनसे पूछता है कि चाय साहब। और लड़के के ये दो शब्द सुनकर जगदीश बाबू से लगता है कि जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया। और बाद में जगदीश बाबू उस लड़के को पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा, और वो लड़का उत्तर देता है कि मदन। तब जगदीश बाबू कहता है, अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा गांव? तब मदन उत्तर देता है कि पहाड़ का हूँ बाबूजी। तो जगदीश बाबू कहता है कि तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? तब मदन क्या उत्तर देता है कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। तो जगदीश बाबू फिर से उन्हें पूछता है कि जगदीश बाबू से कुछ विशेष जानने की उनकी इच्छा होती है और इसीलिए वो पूछता है कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है। यहाँ तक की कहानी हमने देखी थी। तो बच्चों, आज हम 66 और 67 नंबर की जो कहानी बाकी है उनके बारे में हम देखेंगे। तो पेज नंबर 66 पर पहली लिटी, इस प्रश्नों ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। तो जब जगदीश बाबू मदन से पूछता है कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, तब इस प्रश्नों ने उन बालक को संकोच में डाल दिया कि शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, क्योंकि उनकी गांव की निराली संज्ञा के कारण मदन को संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। जब जगदीश बाबू उन्हें पूछता है कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, तब वो मदन को संकोच होता है और वो कहता है कि वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू जोर देकर पूछता है कि फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। तब मदन क्या कहता है कि डोटिया लोगो। वह संकुचाता हुआ सा बोला। क्या उत्तर देता है, क्या गांव का नाम बोलता है? तो डोटिया लोगो। और वो संकोचता हुआ बोलता है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुए एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। तो जब जगदीश बाबू के चेहरे पर
पुती हुए एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। तो जगदीश बाबू कैफे में आने से पहले उन्हें बहुत एकाकीपन महसूस वो करते थे, परंतु मदन से जब उनकी बातचीत हुई और उनके बाद उन्हें मालूम हुआ कि वो मदन भी उनके गांव के पड़ोसी गांव का लड़का है और उस प्रकार मदन के प्रति अपनेपन का भाव आने पर जगदीश बाबू के चेहरे पर एक पुती एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। यानी कि जगदीश बाबू अपने आप को अकेला महसूस करते थे, वह दूर हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं और जगदीश बाबू मदन से कहता है कि जगदीश बाबू भी मदन के निकटवर्ती गांव के रहने वाले ही हैं। तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी और वो सुनते ही उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मदन के हाथ में जो ट्रे है वो नीचे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके और उनके मुंह से शब्द निकलना चाहता था लेकिन वो भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो और ऐसा लगता था कि वो खोया खोया सा हो गया और अपने अतीत को वो फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी कि माँ। तो पहाड़ में रहने वाले बच्चे उनकी माँ को ईजा शब्दों से बुलाते हैं। बाबा, दीदी, भूली यानी कि छोटी बहन, दाजू बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? तो मदन वो अतीत में खो जाता है और उनके अतीत में उनका गांव, उनकी गांव की ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी कि उनकी माँ, बाबा जी, उनकी दीदी, भूली यानी कि छोटी बहन, दाजू यानी कि बड़ा भाई, सबको वो याद करता है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? तो मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? तो कि ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी यानी कि भूली नहीं, तो दाजू, हाँ दाजू। तो इस कहानी में मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ती है? तो दाजू। किसकी? दाजू, उनके बड़े भाई की निकटवर्ती छाया जगदीश बाबू के रूप में उन्हें दिखाई देती है, जान पड़ती है। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई और मदन और जगदीश बाबू दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। लेकिन 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई जो है वो दूर हो जाती है। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। यहाँ पर मदन एक छोटा बच्चा है इसलिए दाजू जय हिंद बोलता है। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। क्या कहता है? कि आज तो ठंड बहुत है। दाजू, क्या यही भी व्यू यानी कि हिम पड़ेगा? व्यू, हिम का मतलब है बर्फ। तो क्या कहता है कि दाजू, क्या यहाँ पर भी हिम पड़ेगा, बर्फ पड़ेगा? दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। यहाँ पर मदन ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिकायत करता है कि दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बोई की आवाज़ पड़ती
और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। आर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? जब मदन जगदीश बाबू से पूछता है कि दाजू कोई चीज़, तब जगदीश बाबू कहता है कि पानी लाओ। लाया दाजू। और मदन क्या बोलता है कि लाया दाजू। और उन शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से वो दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। और जब मदन लाया दाजू शब्द बोलता है तब उतनी आतुरता और लगन से प्रेम से वो शब्द दोहराता है कि जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद माँ को अपने बच्चे को मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है, इसी प्रकार वो मदन लाया दाजू शब्द दोहराता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया और कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो जाता है। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। जगदीश बाबू को उन शहर, वहाँ का चौक, कैफे की होटल और सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ लगने लगता है। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। तो मदन जब जगदीश बाबू को दाजू कहता था वो जगदीश बाबू को पसंद नहीं था, जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगता था। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्दों की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो जाता है और वहाँ का शहर अपनेपन में रंग से रंगा हुआ लगता है, लेकिन जगदीश बाबू को मदन दाजू कहता है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है और दाजू शब्दों की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठते हैं, क्योंकि जगदीश बाबू एक मध्यम वर्गीय संस्कार के व्यक्ति है और मध्यम वर्गीय संस्कार के अहंकार उनमें जाग उठते हैं क्योंकि वह पढ़ा लिखा है और उतना वो एक प्रतिष्ठित इंसान है। और मदन तो एक गरीब लड़का है और गरीब लोग हमें यानी कि जगदीश बाबू को बड़े भाई कहकर बुलाता है, वो उन्हें पसंद नहीं है। और अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? बच्चों, प्रेस्टीज का मतलब है इज्जत। जगदीश बाबू का मुंह के कारण तमतमा गया, शब्द पर अधिकार नहीं रह सका। तो जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और मदन तो कैफे में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया और ऐसा लगता था जगदीश बाबू को जैसे कि उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था और इसलिए वो उनके मोह क्रोध के कारण तमतमा गया और शब्द पर अधिकार ही नहीं रह सका।
मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन एक छोटा और पहाड़ी बालक है, फिर भी वह उन्हें समझाए ही नहीं, फिर भी वह सब कुछ समझ जाता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार में गहरी चोट लगी और मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से चोट पहुंचती है। घर और गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। बच्चों, स्वाभाविक का मतलब है सहज। तो घर और गांव से दूर और ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति उनकी जो आत्मीयता थी वह सहजिक थी। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। क्या लगता है मदन को कि पहली बार उनके प्रवासी जीवन में पहली बार उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे ईजा यानी कि उनकी माँ की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक किसी ने उन्हें खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंदर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है, ये भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। तो भावनाएं जो इंसानों के अंदर लड़ती रहती है और जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि आँखों के जरिए उन्हें बाहर निकल देनी चाहिए, क्योंकि आँखों के जरिए बाहर निकलने के बाद जो निर्णय होगा वही सच्चा निर्णय होगा और वही निर्णय हमें अपने भविष्य के लिए सही होगा और वह चलकर निश्चय ही हमें भविष्य में काम लगेंगे। यहाँ पर मदन को लगता है कि रो लेने पर अंतर की घुमड़ती हुई जो वेदना है, वो वेदना आँखों के जरिए बाहर निकल देने के बाद जो निर्णय होता है वही निर्णय सही होता है और वही निर्णय मनुष्य को भविष्य के लिए भी सही होता है और वही निर्णय आगे चलकर भी निश्चय ही काम लगता है और वही भावुक क्षणों की अपेक्षा से अधिक विवेकपूर्ण भी होते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा और मदन फिर से काम करने लगता है। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई और दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक जगदीश बाबू की मुलाकात उनके बचपन के एक सहपाठी यानी कि उनके मित्र हेमंत से होती है। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। अब मदन और जगदीश बाबू के बीच पहले जैसा व्यवहार नहीं होता था और जब दूसरी बार जगदीश बाबू मदन को बुलाता है तब वह आता है। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। यहाँ पर मदन और जगदीश बाबू दोनों
अपरिचित है ऐसा व्यवहार होता है। शायद पहाड़ियाँ है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। और हेमंत और जगदीश बाबू वहाँ पर कैफे में बैठे हुए थे और हेमंत क्या अनुमान लगाता है मदन को देखकर कि शायद ये बालक पहाड़ियाँ है। तब मदन क्या उत्तर देता है? हाँ हाँ कहता है। रुखा सा उत्तर दे दिया। रुखा यानी कि उदासीनता से। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया। जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया और जगदीश बाबू वहाँ पर उनकी जो वार्तालाप है, बातचीत होती है, उनका विषय ही बदल देता है। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने हसन चढ़ाने की गरज से पूछा। और हेमंत वो मदन से पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। तो जब हेमंत मदन से पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के, तब कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया, क्योंकि वही प्रश्न एक दिन जगदीश बाबू ने भी उन्हें पूछा था और इसलिए मदन अपने अतीत में गरकाव हो जाते हैं। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। तो जब मदन को हेमंत प्रश्न करता है कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के, तब मदन की आंखों के सामने उनकी विगत स्मृतियाँ यानी कि उनका जो भूतकाल था, अतीत था, वो उनके स्मृतियाँ उनके मन में घूमने लगी। क्योंकि जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। मदन का सब कुछ याद आ जाता है और इसलिए कुछ क्षणों के लिए उनके टेबल पर गंभीर मौन छा जाता है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। और जब जगदीश बाबू ने मदन की ओर आंखें उठाकर देखा, तब जगदीश बाबू से लगा कि अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों मुहावरे का अर्थ है कि ज्वालामुखी सा फटना, यानी कि अत्यंत क्रोध में बोलना। तो जगदीश बाबू को लगता था कि वह मदन अब अत्यंत क्रोध से कुछ बोलेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? और हेमंत आग्रह करता हुआ उन्हें पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा? बोई कहते हैं साहब मुझे। और मदन क्या उत्तर देता है कि बोई कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया और संक्षिप्त सा उत्तर देकर वो चला जाता है, मुड़ जाता है। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था और तब भी उनका चेहरा लाल होकर भी अधिक सुंदर हो गया था। जो यहाँ पर हमारी कहानी पूर्ण होती है। बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बच्चों, यहाँ पर होमवर्क के लिए शब्दार्थ लिखे हैं और उनके नीचे है प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? दूसरा है, जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था? तीसरा है, जगदीश बाबू
कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे। चौथा है, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। पांचवा है, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची। छठा है, मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर क्यों संबोधित करने लगा। उनके बाद प्रश्नों 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था। दूसरा है, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा। पांचवा है, दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। तो बच्चों, आपको होमवर्क में शब्दार्थ प्रश्नों 1 और प्रश्नों 2 का उत्तर नोटबुक के अंदर लिखना है।